हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस न्यू चैप्टर का नाम है इंटेग्रल्स। ये चैप्टर हमारी किताब में 7th नंबर पर है। तो इंटेग्रल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा इससे पिछले जो 2 चैप्टर हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। कौन से 2 चैप्टर हैं? डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स जो चैप्टर है हमारा, डेरिवेटिव चैप्टर से हमें इंटीग्रल पर आने की एक आइडिया मिलता है हमको। कैसे आइडिया मिलता है? जिस तरह से कि हम कहते हैं कि एक फंक्शन है एफ एक्स से उसको डिनोट किया हमने। एफ एक्स एक फंक्शन है, उसका हमने डेरिवेटिव किया। डी बाय डी एक्स ऑफ एफ को हमने लिखा किस तरह से? एफ डैश। तो हमारे पास फंक्शन गिवन था और डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, और ये हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं। पिछले 2 चैप्टर्स में हमने यही किया है। तो सवाल उठना लाजमी है, बहुत स्वाभाविक है कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन हो तो किसी प्रोसेस से हम वो फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमारे पास डिस्टेंस और टाइम होता था तो हम स्पीड कैलकुलेट कर लेते थे। तो सवाल उठना लाजमी था कि अगर हमारे पास स्पीड गिवन है तो क्या डिस्टेंस और टाइम फाइंड किए जा सकते हैं? तो हमने वो अच्छी तरह से पढ़ा है कि स्पीड अगर पता हो तो अलग अलग टाइम्स पर हम डिफरेंट डिस्टेंसेस जो कवर किए हैं किसी भी बॉडी ने, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है डेरिवेटिव से फंक्शन की तरफ जाना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे हमने फंक्शंस में किया था। फंक्शंस में हमने कहा था कि ये डोमेन है और ये रेंज है। हम रेंज लेके चल रहे हैं, को डोमेन नहीं, हम रेंज ही लेके चलेंगे कि एक फंक्शन f जो है वो यहां से x एलिमेंट उठाता है और यहां पे उसको y बना देता है इस डायरेक्शन में। तो क्या इसी तरह हम यहां वापस आ सकते हैं? तो हमने कहा था हाँ, f इनवर्स डिफाइन किया था हमने, और हम रेंज से डोमेन में वापस लेके आए थे एलिमेंट्स को। तो जाने का रास्ता है तो आने का भी रास्ता है। इसी तरह यहां पर ये जो प्रोसेस होगा डेरिवेटिव से फंक्शन की तरफ आने का, ऑब्वियसली वो डिफरेंशिएशन से उलट प्रोसेस होगा, और उसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव, इंटेग्रल को डिफाइन ही हमने किस तरह किया है? एंटी डेरिवेटिव। तो उस प्रोसेस का नाम है इंटेग्रेशन। तो हमारी जो वो प्रोसेस है कि हमें डेरिवेटिव गिवन हो, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है और हम फंक्शन फाइंड आउट कर सकें, इस प्रोसेस को हम डेरिवेटिव के उलट दिशा में सोच के चलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। तो एक्चुअल में उसका नाम है इंटीग्रेशन।
तो ये दो उलट प्रोसेस हो गए। इनको अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करके देखें तो जहाँ पे डिफरेंशिएशन किससे रिलेटेड थी, कर्व्स पे बने टेंजेंट्स के स्लोप्स फाइंड करने के लिए ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे थे, या फिर फंक्शन का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर रहे थे डेरिवेटिव से। मेनली हम ये दो काम डेरिवेटिव से ले रहे थे। तो इसको हम इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन किस चीज़ से रिलेटेड है। दो चीज़ों से रिलेटेड है। एक तो टू फाइंड f if f डैश इज गिवन। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है तो वो फंक्शन फाइंड आउट करना। और दूसरा एरिया पता करना। कौन सा एरिया? जो हमारा जो फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि जो डेरिवेटिव फंक्शन है, इसके ग्राफ में जो बाउंडेड एरिया आएगा, बाउंडेड एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो हमारे दो बेसिक एम हैं इंटीग्रेशन को करने के। अगर हम इंटीग्रेशन का एम समझ जाएंगे तो इसको अच्छी तरह से सीख भी पाएंगे। तो इंटीग्रेशन को करने के दो बेसिक एम हैं। एक, फंक्शन फाइंड आउट करना, जो कि डेरिवेटिव हमको दिया हुआ है तो फंक्शन में आना, और दूसरा एरिया कैलकुलेट करना। तो दो ही तरह के हमारे पास इंटीग्रेशन के वेज भी हैं। ये फाइंड करना, फंक्शन फाइंड करना, पहला एम जो है वो जब हम करते हैं तो हम यूज करते हैं इनडेफिनेट इंटेग्रल, और जब एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हम यूज करते हैं डेफिनेट इंटेग्रल। तो दो तरह से, क्योंकि हमारे एम दो हैं तो इसलिए हमारे इंटीग्रेशन के वेज भी दो होंगे, एक इनडेफिनेट इंटेग्रल, एक डेफिनेट इंटेग्रल। डेफिनेट इंटेग्रल ऑब्वियसली एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एरिया डेफिनेट होगा, तो डेफिनेट इंटेग्रल। और ये इनडेफिनेट क्यों है ये हम अभी थोड़ी सी देर में बात करेंगे। तो हम पहले इनडेफिनेट इंटेग्रल को देखते हैं कि ये इनडेफिनेट क्यों है। कि हमारे पास मान लो एक फंक्शन है f, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3। तो इसका डेरिवेटिव क्या बना? 3x स्क्वायर, हम जानते हैं। मान लो हमारे पास एफ एक्स होता एक्स क्यूब माइनस 10, तो भी यही डेरिवेटिव बनता। मान लो हमारे पास एफ एक्स होता एक्स क्यूब प्लस 1000, तब भी यही डेरिवेटिव बनता। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ गई कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब हो क्या गया, एफ डैश हमें गिवन है, हमने एफ तक पहुँचना है। हम ये नहीं जानते कि ये एफ, अगर इसी का एग्जाम्पल ले लिया जाए कि एफ डैश 3x स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन करके हमें कहाँ पहुँचना चाहिए? एक्स क्यूब प्लस 3 पे पहुँचना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 10 पे पहुँचना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 1000 पे पहुँचना चाहिए। और अगर हम इन सारी चीज़ों को एडअप करके देखें तो हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ एक कांस्टेंट का फ़र्क आ रहा है। ये कांस्टेंट हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा होना चाहिए। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो हमारा मेथड है वो ये कि हम क्या कहेंगे, हम अगर ये कह दें कि एक्स क्यूब प्लस सी हमारा फंक्शन है, तो डेरिवेटिव जो है वो हमेशा
3x² ही आएगा और c की वैल्यू बाद में डिसाइड कर ली जाएगी। तो ये जो c है, क्योंकि ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसलिए इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको हम इंटीग्रेशन का पैरामीटर भी बोल देते हैं, या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है इसके लिए वो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो हमें अब समझ में आ रहा है कि इतना आसान प्रोसेस ये नहीं होगा हमारे लिए एकदम से, और c क्योंकि अभी आर्बिट्ररी है, हमें पता नहीं चल रहा, प्लस c हमें लगाना पड़ेगा, इसलिए ये इंटेग्रल इनडेफिनेट हो जाता है। हमें नहीं पता कि जो हमारा फंक्शन बना है 3x² वो इस +3 से बना है, -10 से बना है, +1000 से बना है, या किस से बना है। तो हम जब इसको रिवर्स प्रोसेस में डालेंगे तो हमारे पास x³ आएगा, तो हम +c कर देंगे, और ये c को फाइंड करने के तरीके बाद में हम ऑब्वियसली सीख ही लेंगे। लेकिन अभी हमें समझना सिर्फ इतना है कि ये c बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेरिवेटिव करते वक्त ये कांस्टेंट खत्म हो गया था। डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स का क्या होता है, 0 होता है, इसलिए डेरिवेटिव करते वक्त ये खत्म ही हो गया था फैक्टर। इस वजह से हमें इंटीग्रेशन करते वक्त जब हम वापस पहुंचे तो हमें ये एकदम से नहीं पता चल सकता। ऑब्वियसली पता लग जाता है, हम आगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इतना समझ लो। तो बेसिक हमारी जो तरीका इंटीग्रेशन का वो क्या डेराइव हुआ है, अब हम उसके ऊपर चलते हैं। हमारा बेसिक मेथड ये है कि अगर हमारे पास एक f फंक्शन था जिसका कि डेरिवेटिव किया हमने, तो हमारे पास स्मॉल f फंक्शन बन गया, तो इंटीग्रेशन जब हम f की करेंगे तो कैपिटल F आएगा। रिवर्स प्रोसेस है। तो हम उसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, हम इस तरह लिखते हैं, एक ये सिंबल बनाते हैं हम, फिर वो फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं। जैसे डेरिवेटिव के लिए d/dx लिख रहे थे हम, ऐसे ही इंटीग्रेशन के लिए इस टाइप का एक सिंबल बनाते हैं और dx लिखते हैं, और ये आ जाता है fx + c। ये हमारी एक बेसिक अप्रोच रहेगी इंटीग्रेशन को सॉल्व करके किस तरह से रिप्रेजेंट करना है उसकी। अब यहाँ पर हमको क्या नज़र आ रहा है, एक तो ये सिंबल नज़र आ रहा है कि ये सिंबल क्या है। ये सिंबल स्टूडेंट्स कई बार आया है हिस्ट्री में कि ये सिंबल आया कहाँ से, तो ये है एलोंगेटेड s। s को हमने इस थोड़ा सा लंबा कर दिया है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन एक्चुअली हम जो एरिया कैलकुलेट करने की बात कर रहे थे इंटीग्रेशन में, उसमें काफ़ी सारे एरियाज़ का सम होता है ये, और हम ये इसी चैप्टर के सेकंड हाफ में करेंगे। वहाँ पे हमको क्लियर हो जाएगा कि ये s सम किस तरह से है और ये dx एक्चुअल में क्या है। अभी तक अगर हमको ये बेसिकली समझना है तो ये समझ लो कि डेरिवेटिव करते वक्त dx डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसका रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन करते वक्त ds कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अगर ये इतना अभी फ़िलहाल के लिए बेसिक इतनी बात समझ लो, तो आगे हम चैप्टर इस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं कि तुमको जब टाइम आएगा तो इस dx का मतलब भी समझ में आ जाएगा। और चीज़ें क्या समझने वाली हैं, देखो हमने यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का साइन बनाया, इसको इंटीग्रेशन का साइन भी बोल देते हैं। यहाँ पे अपना फंक्शन लिखा और dx लिखा, तो ये क्या है ये मैं बता चुका हूँ। इसको क्या बोलते हैं, हमारा वो फंक्शन जिसका हमने इंटीग्रेशन करना है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंटीग्रैंड। तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है उसको बोला जाता है इंटीग्रैंड। और क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे d के साथ x दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल हमें यहाँ पता चल जाता है
विद रिस्पेक्ट टू विच हम इंटेग्रेशन कर रहे हैं। जैसे कि डी बाई डी एक्स हम करते थे तो हम x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते थे। यहां dx में x हमें बताएगा कि हम x के विद रिस्पेक्ट टू इंटेग्रल कर रहे हैं, इंटेग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या होता है? इंटेग्रेशन। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है इंटेग्रेशन। तो ये तो बात थी इस सिंबल की। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूलाज पे। ऑब्वियसली अगर हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। तो चलो बनाते हैं हम। क्योंकि इसको एंटी डेरिवेटिव मान के चल रहे हैं तो वहीं से हमारे पास फॉर्मूले आ जाएंगे, ज़्यादा कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे कि सबसे पहले, क्योंकि x पावर n का डेरिवेटिव था n x पावर n माइनस 1, ये था, तो हमको यहां से क्या फॉर्मूला प्राप्त हुआ? इंटेग्रेशन ऑफ x पावर n dx कितना आएगा? x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मगर हम साथ में क्या ऐड कर देंगे? कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन। वो क्यों करेंगे तुमको मैं बता चुका हूं। यहां पे क्या था? जो पावर थी वो कहां जा रही थी? मल्टीप्लाई में आ रही थी और एक पावर कम हो रही थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ? पावर बढ़ गई और वो बढ़ी हुई पावर ही डिवीजन में एज ए नंबर आ गई। तो इससे रिलेट कैसे कर रहा है? अगर ये समझ नहीं पाए हम तो देख लेते हैं ये कैसे रिलेट कर रहा है। हम अब क्या करेंगे? इस टर्म को देखो जरा। हम क्या करेंगे? हम x पावर n माइनस 1 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या आएगी? 1 अपॉन n डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n। ठीक है ना? ये n को मैं इधर ले गया। अब मैंने दोनों तरफ का अगर इंटेग्रेशन करना हो तो क्या आ जाएगा? इंटेग्रेशन x पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 अपॉन n x पावर n प्लस सी। क्यों? क्योंकि ये जो डेरिवेटिव की टर्म है ये तो इंटेग्रेशन लगने पर, दोनों तरफ इंटेग्रेशन करने पर कैंसिल हो गई, क्योंकि इंटेग्रेशन होता ही एंटी डेरिवेटिव है, तो इसका असर खत्म कर दिया उसने। रह क्या गया? x पावर n अपॉन n और प्लस सी। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव करते वक्त जो कांस्टेंट गायब हो चुका था उसको भी तो हमने रिप्रेजेंट करना है। तो देखो अब इसको देखो, ये सेम है जो मैंने यहां लिखा। जितनी पावर है x की, इंटीग्रेशन करने के बाद उससे एक पावर बढ़ जाएगी और वो जो ऊपर पावर एक बढ़ी हुई होगी वही नंबर से हम पूरे इस टर्म को डिवाइड भी करेंगे। तो फॉर्मूला जब हम करते हैं तो x माइनस 1 मान के नहीं चलते, हम पावर को n मान के चलते हैं। इसलिए यहां n लगाया और यहां उसके रिजल्ट के तौर पे n प्लस 1 कर दिया। तो ये था स्टूडेंट्स तुम्हारा पहला फॉर्मूला, इसको नोट कर लो। बिल्कुल आसान फॉर्मूला है। इसके बाद आगे चलते हैं, दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। क्योंकि डेरिवेटिव साइन x का कॉस x होता है, इसलिए हमको अपना दूसरा फॉर्मूला मिला कि कॉस x का इंटेग्रल साइन x होगा, लेकिन प्लस c भी आएगा। क्योंकि साइन x प्लस 3, 4, 5 कुछ भी होता है उसका डेरिवेटिव तो कॉस x ही आना था, तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। चलो तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। लिखते जाना स्टूडेंट साथ साथ में ये फॉर्मूले। कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होगा ना, सॉरी, कॉस x का डेरिवेटिव तुम्हें याद होगा माइनस साइन x। तो यहां से हमको ना तीसरा फॉर्मूला मिला कि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस सी आएगा, क्योंकि माइनस को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, जिस तरह से हमने यहां पर n को दूसरी तरफ शिफ्ट किया था। क्योंकि हम तो बेसिक अपना फंक्शन जिसकी इंटीग्रेशन मान के चल रहे हैं उसको बेसिक उसी को मान के चल रहे हैं, इसलिए हम माइनस साइन एक्स नहीं कंसिडर करके चलेंगे, साइन एक्स कंसिडर करके चलेंगे। चलो अगला देखते हैं। क्योंकि tan x का डेरिवेटिव
सीकेंट स्क्वायर एक्स था, तो यहाँ से फोर्थ फॉर्मूला हमें मिल सकता है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगी ये बात, कोई तुम्हें अजीब नहीं लगेगा कि ये कहाँ से आ रहे हैं फॉर्मूले। कोई नया मैं कोई प्रोसीजर नहीं कर रहा इसके लिए, जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स प्रोसेस चला रहा हूँ मैं डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन की तरफ। बस इसके सिंबल अलग हैं, इसको शो करने का मेथड ऑब्वियसली डेरिवेटिव से अलग ही होगा। और यहाँ dx डिवाइड में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे dx मल्टीप्लाई में ही आएगा। चलो अगला करते हैं। हमें पता है कि डेरिवेटिव cot x का कितना होता है। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो यहाँ से हमें हमारा पांचवा फॉर्मूला मिलेगा। कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटेग्रल कितना होगा, सोचो। अब तुम सबने खुद कोशिश करनी है सोचने की। ये तो बात ठीक है, cot x होगा, लेकिन ये माइनस भी उधर ही चला जाएगा, cot x प्लस सी। तो जिन्होंने ये सोचा था, वेरी गुड, तुमको बेसिक इसका समझ में आ रहा है। इससे आगे हमारे पास सीकेंट x है। सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x। तो यहां से सिक्स्थ फॉर्मूला हमें मिला कि सीकेंट x tan x dx, इसका इंटीग्रल कितना होगा, सीकेंट x प्लस सी। इसके बाद कोसीकेंट x, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, कितना था, माइनस कोसीकेंट x cot x। तो यहां से हमारा सेवंथ फॉर्मूला हमें मिला, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x cot x dx इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x प्लस सी। ये माइनस दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे रिवर्स प्रोसेस के लिए। तो यहां तक तो हम पहुंच गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। हमने एक बेसिक फॉर्मूला पहले भी किया, जो नंबर 1 फॉर्मूला था तुम्हारा x पावर n वाला, ये हमने कर लिया। और हमने 6 फॉर्मूले और बना लिए। चलो आगे देखते हैं और किस किस चीज़ का हमारे पास डेरिवेटिव है। उन सब का फॉर्मूला तो हम सबसे पहले तैयार करके रख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास था डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, वो था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, याद होगा तुमको। तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनता है वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का। ये कितना आएगा, साइन इनवर्स x प्लस सी। अब कॉस इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव कितना था, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ से हमको क्या मिला, माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे तो डी बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी बनेगा। अब ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन का भी साइन इनवर्स x है और इंटीग्रेशन का भी माइनस कॉस इनवर्स x है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर इसकी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो क्या ये भी बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं स्टूडेंट्स। कैसे, देखें ज़रा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो तुमने पढ़ी हुई है। इस रिजल्ट से हमें ये मिला कि साइन इनवर्स x प्लस सी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस सी। अब यहाँ क्योंकि कांस्टेंट अलग अलग भी हो सकते हैं तो C1 C2 हम कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स x को इधर लेके आओ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, C2 माइनस C1। तो स्टूडेंट्स तुम्हें याद होगा कि ये किसके बराबर होता है, ये π/2 के बराबर होता है, यानी कि कांस्टेंट ही आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही फॉर्मूले करेक्ट हैं, गलत नहीं है। लेकिन
हम ज़्यादातर इसको यूज़ कर लेते हैं। हम इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते क्योंकि हम एक कम से कम फॉर्मूले याद करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करना चाहते हैं, और किसी स्पेशल केस में जहां हमें आंसर कॉस इनवर्स में चाहिए हो, कुछ प्रूव करना हो, तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसी तरह tan इनवर्स कॉट इनवर्स में भी होगा ऑब्वियसली, जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में हुआ। चलो देखते हैं। तो हमने 2 फॉर्मूले किए थे, इसको नंबर दे देते हैं। हमने 7 कर लिए थे, तो ये तुम्हारा 8th फॉर्मूला हो गया, ये 9th फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं कि d/dx ऑफ tan इनवर्स x कितना था, अगर तुम याद करो तो 1 + x²। तो यहां से हमको मिलता है इंटेग्रेशन ऑफ 1 + x² कितना, ऑब्वियसली tan इनवर्स x + c। और जैसे मैंने अभी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का किया इंटेग्रेशन और बताया, तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि यही वैल्यू माइनस कॉट इनवर्स x भी क्रिएट करेगी। इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ये हमारा अगला फॉर्मूला हो गया, इसको भी नोट कर लो। हम कॉट इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स x बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में tan इनवर्स x ही इस्तेमाल करते हैं। अब आगे चलते हैं। d/dx ऑफ सीकेंट इनवर्स x कितना था, अगर तुम्हें याद हो तो x² - 1 अंडर रूट। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि इंटेग्रेशन ऑफ dx x² - 1 अंडर रूट कितना आएगा, सीकेंट इनवर्स x + c, और यही हो जाएगा माइनस कोसीकेंट x + c। और इसमें भी ऑब्वियसली हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हम माइनस अपने आप से क्रिएट नहीं करना चाहते। चलो इससे आगे देखते हैं। d/dx ऑफ हमारा सबसे ढीठ फंक्शन है भाई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी। ढीठ मैंने क्यों कहा, क्योंकि ex पे डेरिवेटिव का असर ही नहीं पड़ता। फंक्शन डिफाइंड ही इस तरह है कि इसका डेरिवेटिव यही बना रहता है। तो यहाँ से अगला फॉर्मूला हमें मिल गया कि ex का अगर डेरिवेटिव पे फर्क नहीं पड़ रहा तो इंटीग्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी देखो, इंटीग्रेशन फिर भी थोड़ा सा फ़र्क डाल देता है कि +c तो आ जाता है साथ में। तो यानी कि डेरिवेटिव जो असर नहीं पैदा कर पाया, थोड़ा सा इसको चेंज करने का, इंटीग्रेशन ने थोड़ा सा तो असर पैदा कर ही दिया। चलो आगे चलें। हमने देखा था कि log x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, चलो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले हम बिल्कुल उसी तरह इसका भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना लें। लेकिन यहाँ पर क्या था स्टूडेंट्स, log x हमें गिवन था, हमें log x पहले ही गिवन था। यानी कि गिवन फंक्शन जो होता है वो ऑब्वियसली करेक्ट फंक्शन होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ही होगा। लेकिन जब हम यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो यहाँ x नेगेटिव भी हो सकता है। x की जगह जो भी कुछ आएगा वो नेगेटिव वैल्यू भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ log x गिवन नहीं है, हम क्रिएट कर रहे हैं log x। तो उसको ध्यान में रखकर हम, क्योंकि जानते हैं log फंक्शन की डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे मॉडुलस आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1/x का इंटेग्रल होता है log mod x + c, सिर्फ log x नहीं। तो हमने यहाँ तक तो फॉर्मूलाज की बात की। अब अगर हम देखना चाहें कि आगे इसमें कैसे बढ़ा जाए और क्वेश्चन कैसे हल किए जाएं, तो तुम जानते हो तुम्हारे पास बुक है, हम वो धीरे धीरे सारी सॉल्व करेंगे। और इसका थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमारे पास अगर फंक्शन हो f(x) = 2x, तो उसका इंटेग्रल कितना होगा, f(x) = x² + c। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें अलग अलग c के लिए, तो ऑब्वियसली इसको हम y मान के चलेंगे। तो इसका ग्राफ स्टूडेंट्स, y = x², तुम जानते हो क्या होता है, एक पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला। तो वो ग्राफ यहाँ भी बन सकता है डिपेंडिंग ऑन द c,
ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, वो ग्राफ यहाँ भी बन सकता है फॉर एक्स इक्वल सी इज इक्वल टू 0, वो ग्राफ यहाँ भी बन सकता है। जो भी सी की वैल्यू आएगी उस हिसाब से ये सारी जो कर्व्स हैं इनमें से कोई भी एक कर्व आ सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इंटेग्रेशन करने पर हमको जो फंक्शन मिलता है वो एक्चुअली एक कर्व को नहीं, एक फैमिली ऑफ कर्व्स को दर्शाता है, और उसमें से जो पर्टिकुलर कर्व हमारी होगी वो कुछ गिवन कंडीशंस जब तक हमें नहीं पता चलेंगी तब तक हम उस एग्जैक्ट कर्व तक नहीं पहुंच सकते। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। मुझे लगता है तुम्हें बेसिक आइडिया इंटीग्रेशन का समझ में आ गया होगा, और अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम इससे जुड़ी क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स भी लेंगे। तो तब तक वैभव की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।